प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जूलॉजी विषय के एग्जाम पॉइंट। यह एग्जाम पॉइंट यहाँ 4 लिखा गया है, लेकिन क्रम में आपका एग्जाम पॉइंट 6 नंबर का एग्जाम पॉइंट है, क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे वीडियोज को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एनिलिडा से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएस, डीएसएसबी, एनबीएस, बीपीएससी इन सभी परीक्षाओं में अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं, जिनकी व्याख्यात्मक श्रृंखला के तौर पे एग्जाम पॉइंट आपके सामने रखी गई हैं। ये वो प्रश्न है जो आप एग्जाम में बार बार देखते हैं, बार बार आपके सामने माफ करिएगा, आपके सामने से गुजरते हैं। यहाँ पे इस पे मत जाइए, उस समय का है, और ये पैसा वगैरह जो कुछ भी है वो पहले का है, तो ये सब छोड़ दीजिए। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पहला प्रश्न आपका एनिलिडा से आपके सामने है। ठीक है, पहला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है केचुए। केचुआ आप सब जानते हैं एनिलिडा का सदस्य। केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। ठीक है, 4 जोड़ी। ठीक, यानी 4 जोड़ी मतलब 8 हृदय पाए जाते हैं। ये जो हृदय होते हैं ये 7वें कक्षक, 9वें, 12वें और 13वें खंडों में होते हैं। 7वें और 9वें खंडों के हृदय को पार्श्वी हृदय कहते हैं। 7वें और 9वें खंडों के हृदय को क्या कहते हैं? पार्श्वी हृदय। तथा 12वें और 13वें खंडों के हृदय को पार्श्वग्रसनी हृदय कहते हैं। 12वें और 13वें को पार्श्वग्रसनी हृदय कहते हैं, जबकि 7वें तथा 9वें हृदय को पार्श्व हृदय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला एनिलिडा संघ के अंतर्गत सम्मिलित प्राणी जली। कह रहा है एनिलिडा के अंतर्गत जो प्राणी आते हैं वो जली यानी जल में रहने वाले, स्थली यानी स्थल पर रहने वाले, स्वतंत्र जीवी अर्थात स्वतंत्र विचरण करने वाले, तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये इसमें अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है, प्रदर्शित करते हैं, तथा ये द्विपार्श्व सममित के होते हैं। इनमें कितनी सममित पाई जाती है? द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। सभी एनिलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। कह रहा सभी एनिलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए क्या पाए जाते हैं? नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। जबकि सिलोम एनिलिडा के अतिरिक्त, सिलोम जो है एनिलिडा के अतिरिक्त अन्य बहुत से जंतुओं में होता है। इसी प्रकार पूर्ण आहार नाल में भी अन्य जंतुओं में होते हैं, जबकि एनिलिडा संघ के जंतु उभयलिंगी या एकलिंगी होते हैं। नाइट्रोजनी उत्सर्जन के लिए केचुए में अनेक सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं के रूप में विशिष्ट उत्सर्जी इकाइयां या अंग होते हैं। इन्हें उत्सर्जिकाएं कहते हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजनी, अगर हम बात करें नाइट्रोजनी उत्सर्जन के लिए केचुए में अनेक सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं के रूप में विशिष्ट उत्सर्जी इकाइयां या अंग होते हैं, जिन्हें उत्सर्जिकाएं कहते हैं। स्थिति एवं रचना के अनुसार ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला, पटी उत्सर्जिकाएं। सेप्टल नेफ्रीडिया 14वें एवं 15वें खंडों के बीच की अंतराखंडी पट्टी, 14वें एवं 15वें खंडों के बीच की अंतराखंडी पट्टी सहित पीछे की क्रिया प्रत्येक अंतराखंडी पट्टी की दोनों सतहों पर पटी उत्सर्जकाओं की 2-2 अर्धचंद्राकार कतारें होती हैं। एक आहार नाल के दाईं ओर तथा दूसरी बाईं ओर पाई जाती हैं। ग्रसनी उत्सर्जिकाएं फेरेंजियल नेफ्रीडिया, ये 4 से 6वें खंडों ग्रसनी तथा ग्रासनली के पृष्ठा पार्श्वों में इन उत्सर्जिकाओं के एक एक जोड़ी बड़े समूह या गुच्छे होते हैं। प्रत्येक गुच्छे में रुधिर ग्रंथियों के साथ अनेक ग्रसनी उत्सर्जिकाएं होती हैं। अध्यावरणी उत्सर्जिकाएं इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया, ये 7वें से अंतिम खंडों तक देहभित्त की भीतरी सतह से लगी सूक्ष्म उत्सर्जिकाएं होती हैं। विभिन्न खंडों में इनकी संख्या 200 से लेकर के 250 तक, परंतु क्लाइटेलम के प्रत्येक खंड में इनकी संख्या 2000 से 2500 तक हो जाती है। केचुए नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन म्यूकस तथा मूत्र के रूप में करते हैं। केचुए नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन म्यूकस तथा मूत्र के रूप में करते हैं। इनके मूत्र में मुख्य अमोनिया तथा यूरिया
दोनों होते हैं। इनके मूत्र में मुख्य रूप से अमोनिया तथा यूरिया दोनों होते हैं। सामान्यतः यह यूरिया उत्सर्जित करता है, कह रहा समानता या उस यूरिया का उत्सर्जन करता है। परंतु जब आर्द्रता अधिक होती है तो अमोनिया का उत्सर्जन करता है। केचुआ एक द्विलिंगी जंतु है, अर्थात नर और मादा लिंग दोनों केचुए में ही पाए जाते हैं। 10वें तथा 11वें खंड में वृषण पाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। 10वें तथा 11वें खंड वृषण पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण होता है। ठीक, वृषण कोश, माफ करिएगा। 10वें तथा 11वें खंड में वृषण कोश पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण होते हैं। 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। एनिलिडा संघ को सीटी की स्थिति तथा व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सीटी एक प्रकार की चलन अंग होते हैं। पॉलीकीटा वर्ग में सीटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसके सीटी बहुत सी होती हैं और यह समूहों और खंडों में की स्थिति के अनुसार बटी होती है। कुछ एनिलिडा संघ के जंतुओं में पैरापोडिया पाया जाता है। कह रहा कुछ एनिलिडा संघ के जंतुओं में पैरापोडिया पाया जाता है, जो गमन में, श्वसन करने में आदि कार्यों में प्रयुक्त होता है। पैरापोडिया में सीटी संख्या में अधिक होती हैं। कह रहा पैरापोडिया में जो सीटी होती हैं वह संख्या में अधिक होते हैं तथा समखंडों के पार्श्वों में स्थित जोड़ीदार मांसल प्रवर्धों अर्थात पैरापोडिया में झुंडों में धंसे होते हैं। उदाहरण, वर्ग पॉलीकीटा के सदस्य जैसे नेरिस, कीटोप्टेरस आदि। जोंक में शरीर के दोनों सिरों पर चूसक पाए जाते हैं। जोंक में शरीर के दोनों सिरों पर चूसक पाए जाते हैं। अग्र चूसक अग्र सिरे पर, कह रहा अग्र चूसक जो है अग्र सिरे पर पाए जाते हैं। पश्च चूसक पश्च सिरे पर पाए जाते हैं। जोंक में क्रॉप इसके आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। जोंक में जो क्रॉप होता है वो इसके आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो इसके 9वें खंड तक फैला होता है। इसे क्रॉप में 10 कोष्ठ एक क्रम में होते हैं। प्रत्येक माफ करिएगा, प्रत्येक कोष्ठ एक दूसरे से स्फिनेक्टर द्वारा अलग होते हैं। जोंक एक द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी जंतु है, परंतु इसमें पर निषेचन होता है, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अर्थात दोनों लिंग हैं तो, लेकिन ये दूसरे के साथ ही लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं। जोंक या हिरोडिनेरिया में देह भित्त की पेशी स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कह रहा जोंक या हिरोडिनेरिया में देह भित्त के पेशी स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें बोट्राइडल ऊतक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? बोट्राइडल ऊतक कहते हैं। ये ऊतक इनमें सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैले होते हैं। जोंक एनिलिडा संघ का एक सदस्य है जो ताजे जल जैसे तालाब, झील या अन्य स्थिर जल में पाया जाता है, जिसे बोट्राइडल ऊतक कहते हैं। ये ऊतक इनके सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैले होते हैं। हिरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा का संपूर्ण शरीर 33 खंडों में बंटा होता है। इसमें जनन काल में 9वें तथा 11वें खंड में क्लाइटेलम बनता है। कह रहा है इसके जनन काल में 9वें तथा 11वें खंड में क्लाइटेलम बनता है। क्लाइटेलम की ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ द्वारा कोकून का निर्माण होता है। जोंक एनिलिडा संघ का एक सदस्य है जो ताजे जल जैसे कि तालाब, झील या अन्य स्थिर जल में पाया जाता है। यह जल में स्नान हेतु या गर्मी से बचने हेतु आने वाले पशुओं पर आक्रमण करके अपना भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार यह एक बाह्य परजीवी है। इसकी शरीर प्रायः लंबी, नालवत, क्रीमवत, द्विपार्श्वी तथा त्रिस्तरीय होती है, परंतु यह छोटे छोटे मुद्राकार समखंडों में विभक्त होता है। इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। जोंक में कुल 33 खंड पाए जाते हैं। जोंक में कुल कितने खंड पाए जाते हैं? 33 खंड पाए जाते हैं, जिनका विवरण निम्नवत होता है। सिर भाग में 5 खंड पाए जाते हैं, 1 से 5 तक। प्री क्लाइटेलम में 3 खंड होते हैं, 6 से 8 तक। क्लाइटेलम में
क्लाइटेलर भाग में 3 खंड होते हैं 9 से 11 तक, और मध्य भाग में 11 खंड होते हैं 12 से लेकर 22 तक के खंड पाए जाते हैं। पुष्प भाग में 4 खंड होते हैं 33 से लेकर 26 तक। पश्च पुष्प चूसक भाग में जो है 7 खंड होते हैं 27 से लेकर के 33 तक। अब देखिए, दो चूसक होते हैं, एक सिर की तरफ होता है और ये पीछे की तरफ होता है। हेरोडिनेरिया में दो प्रकार के चूसक पाए जाते हैं, वही देखिए यहाँ पे दिया गया। हेरोडिनेरिया में दो प्रकार के चूसक पाए जाते हैं। अग्र चूसक जो आगे होता है, ये अग्र 3 खंडों में बने होते हैं। कितने खंडों से बने होते हैं? अग्र 3 खंडों द्वारा बने होते हैं। पश्च चूसक ये 27 से लेकर 33 खंडों में कुल 7 खंडों द्वारा बने होते हैं। सॉरी, आगे बढ़ा जाए। कैरा समुद्री पेन सिलेंट्रेटा संघ का एक जंतु होता है जिसका वैज्ञानिक नाम पेनेटुला होता है। हेरोडिनेरिया एक रुधिर स्कंदन रोधी पदार्थ होता है जो कि जोंक द्वारा स्रावित होता है, अतः रुधिर का थक्का नहीं जमता और यह लगातार रुधिर प्राप्त करता है। हिपैरिन भी एक स्कंदन रोधी है जो मनुष्य में रुधिर वाहिनियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह रुधिर वाहिनियों के अंदर थक्का जमने से रोकता है। हेरोडिनेरिया एक विकल्पी बाह्य परजीवी होता है जो कि रक्त चूसक है। यह एनेलिडा संघ का एक जंतु है जिसका सामान्य नाम जोंक है। लीच एनेलिडा संघ में के हेरोडिनेरिया वर्ग में आता है। लीच जो है एनेलिडा संघ के हेरोडिनेरिया वर्ग में आता है। इस वर्ग के जंतुओं में गमन अंग जैसे सीटी, पैरापोडिया, पाद आदि नहीं पाए जाते हैं। इनमें अनेक पेशियों तथा कंकाल की सहायता से गमन होता। कह रहा है इनमें ये चीजें नहीं पाई जाती। क्या क्या नहीं पाया जाता? ऊपर दिया गया देखिए। कह रहा है इसमें गमन अंग जैसे कि सीटी, पैरापोडिया और पाद, ये तीनों नहीं पाए जाते। किसकी बात हो रही? जोंक की। ठीक, इनमें अनेक पेशियों तथा कंकाल की सहायता से गमन होता है। हालांकि इनमें कोई वास्तविक कंकाल नहीं होता है, बल्कि इनके शरीर के भीतर द्रव भरा, गुहा में द्रव भरा ही कंकाल की तरह कार्य करता है, जिससे हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। जोंक एक जलीय बाह्य परजीवी जंतु है जो विभिन्न जलीय जंतुओं तथा स्थलीय जंतु जब जल के संपर्क में आते हैं का रक्त चूसती है। इसमें रक्त का पाचन 10 से 14 महीने में होता है। इसमें आहार नाल अति विकसित होती है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों में इनका उपयोग काफी दिनों लगभग 100 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। इसकी देह गुहा अति विकसित होती है। इसकी देह भी अति विकसित नहीं होती है। केचुए में विभिन्न प्रकार के संवेदांग पाए जाते हैं जैसे कि रासायन संवेदांग या कीमो रिसेप्टर। यह विभिन्न रासायनों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया कर दर्शाता है। फोटो रिसेप्टर केचुए प्रकाश के प्रति नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। स्टेटोसिस संतुलन से संबंधित संवेदांग है जो कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि संघ के जंतुओं में पाया जाता है। केचुए की रीढ़पीत या क्लोरेगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की यकृत के समृद्ध होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केचुए का रीढ़पीत या क्लोरेगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की यकृत के समृद्ध होती है। ये यकृत के समान ही ग्लाइकोजन तथा फैट, ये यकृत के समान ग्लाइकोजन तथा फैट का संग्रह करती हैं। इसके अतिरिक्त ये कोशिकाएं उत्सर्जन से संबंधित कार्य भी करती। ये रुधिर, देह गुही द्रव्य तथा आहार नाल से उत्सर्जित पदार्थों का अवशोषित करती हैं। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कशेरुकी के रुधिर में पाया जाता है। यह उनके लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है, जबकि कुछ अन्य कशेरुकी जंतुओं जैसे केचुए में हीमोग्लोबिन इनके रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। इसी कारण इनका रुधिर लाल होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण केचुए का रक्त लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन अंतराकोशिकीय होती है, अर्थात हीमोग्लोबिन रक्त के प्लाज्मा में घुला रहता है। नेरिस जब लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है तो इसे हेटेरोनेरिस कहते हैं। इस दौरान इसमें बहुत से बाह्य तथा आंतरिक संरचनात्मक बदलाव
होते हैं, जैसे पश छोर के पैरापोडिया बड़े हो जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पश छोर के पैरापोडिया बड़े हो जाते हैं, इसमें चपटे पत्ती के आकार की संरचनाएं बन जाती हैं जो श्वसन में सहायता करती हैं। आंखें बड़ी हो जाती हैं तथा सक्रिय रूप से जल की सतह पर तैरता रहता है। हीमोग्लोबिन में रक्त प्लाज्मा के घुले रहने के कारण नेरिस के रक्त का रंग चमकीला लाल होता है। रक्त कणिकाएं रंगहीन होती हैं तथा कुछ भक्षी कोशिका भी होती है। नेरिस के रुधिर परिसंचरण तंत्र में एक पृष्ठीय रुधिर वाहिनी, एक प्रतिपृष्ठ रक्त वाहिनी तथा अनेक कोशिकाएं रक्त वाहिनियों अनेक कोशिकाएं होती हैं। हृदय अनुपस्थित होता है। नेरिस में रक्त के पंपिंग हेतु, यहाँ देखिए हृदय जो है नेरिस में अनुपस्थित होता है। नेरिस में रक्त के पंपिंग हेतु हृदय जैसी संरचना न होने के कारण वाहिकाओं तथा कोशिकाओं की दीवारों में उत्पन्न संकुचन तरंगों के द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है। पृष्ठीय रक्त वाहिनी अत्यधिक संकुचनशील होती है जो हृदय का कार्य अर्थात रक्त के पंपिंग का कार्य करती है। नेरिस में नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। इसके उत्सर्जन हेतु नेरिस के अग्र भाग में कुछ खंड और पश्च भाग में कुछ खंड के अलावा सभी खंडों में एक जोड़ी नेफ्रीडिया पाई जाती है। केचुए में 14 से 16 खंड में क्लाइटेलम नामक एक संरचना पाई जाती है। 14वें से 16वें खंड के भी इनकी कोशिकाओं के द्वारा म्यूकस तथा एल्बुमिन युक्त तरल स्रावित होता है, जिसे आगे चलकर एक कठोर संरचना बनती है जिसे कोकून कहते हैं। कोकून के अंदर ही निषेचन तथा भ्रूणी परिवर्धन होता है। केचुए के मुख के अग्रभाग पर प्रोस्टोमियम नामक संवेदांग होता है। यह प्रकाश ग्राहक अंग मिट्टी खोदने में सहायता का कार्य करता है। केचुए के 8वें तथा 9वें गिजार्ड नामक संरचना पाई जाती है। 9वें खंड में गिजार्ड नामक संरचना पाई जाती है। केचुए के आहार नाल में उपस्थित यह संरचना ग्राइंडिंग मशीन जैसी होती है जो मोटी मांसपेशियों क्यूटिकल युक्त होती संरचना होती है, जिनकी सहायता से यहाँ पर भोजन को कणों में पीसा जाता है। केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य भोज्य पदार्थों के पाचन तथा अवशोषण में सहायता करना है। टिफ्लोसोल के कारण आंतरिक एपिथेलियम का तल क्षेत्र कई गुना बढ़ जाता है। फेरितिमा वंश के अंतर्गत केचुआ शामिल है जो संघ एनिलिडा के सदस्य हैं। फेरितिमा की देहभित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर में पोरफायरिन नामक वर्णक पाया जाता है जो इसमें भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थवर्म अर्थात केचुआ, लीच तथा सेंटीपीड सभी नॉन कार्डेट्स हैं। इनमें नालवत तंत्रिका रज्जु अधर भाग में होती है, जबकि कार्डेट में यह एक पृष्ठ भाग में होती है। तो मित्रों, ये था आपका जो है एनिलिडा से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण प्रश्न। लगभग हम लोगों ने 34 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया। इसके बाद हम लोग आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। आपको बता दें कि इस एग्जाम पॉइंट्स में हमने आर्थ्रोपोडा के कुछ ही प्रश्न रखे हैं, लेकिन आपको ये जान करके खुशी मिलेगी कि इसके अलावा अगला खंड जो है आर्थ्रोपोडा का 2 खंड आएगा। चूंकि आर्थ्रोपोडा में प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, और लेकिन यहाँ पे एनिलिडा में सिर्फ केचुआ और नेरीज और लीच से ही प्रश्न थे, तो ये प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये चाहिए, एग्जाम पॉइंट चाहिए, तो एग्जाम पॉइंट निःशुल्क है। आपको एग्जाम पॉइंट्स भेज दी जाएंगी। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। इन दोनों में से किसी नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको ये बता देना है कि आपको एग्जाम पॉइंट चाहिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का। ये आपको निःशुल्क भेज दिया जाएगा। आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए। आर्थ्रोपोडा अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।